आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक ऐसे बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे जो बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर हो तथा इसकी अक्ष से उसका झुकाव थीटा हो। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका निर्माण -q व +q आवेश से हुआ है। इसका मध्य बिंदु O लेते हैं। किसी द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2a से दर्शाते हैं। जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है वह बिंदु इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है तथा इसके अक्ष से उसका झुकाव थीटा है। यहाँ इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P लेते हैं। यह बिंदु P इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है तथा इस द्विध्रुव के अक्ष से इसका झुकाव कोण थीटा है। इसलिए इस बिंदु की स्थिति r थीटा से दर्शाया जाता है। इस बिंदु P पर विभव का मान इस द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों -q व +q कारण होगा। हमें जानते हैं कि विभव अदिश राशि है, अतः द्विध्रुव में उपस्थित इन दोनों आवेशों के कारण बारी बारी से बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं और विभव ज्ञात करके फिर इनका बीजगणितीय योग कर लेते हैं। वही मान बिंदु P पर परिणामी विभव होता है। -q से P तक -q के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए इसकी दूरी r1 लेते हैं। -q से P तक दूरी को r1 से दर्शाते हैं तथा बिंदु P से +q के बीच की दूरी r2 से दर्शाते हैं। -q व +q के कारण बारी बारी से बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर तथा इसके अक्ष से थीटा कोण पर कोई बिंदु P स्थित है। कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है। -q आवेश से बिंदु P -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव सूत्र के अनुसार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का मान V1 = -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R1 तथा -q आवेश के कारण बिंदु P पर
विभव V2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 होता है। हम यह जानते हैं कि विभव दो प्रकार का होता है, धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक, जबकि ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। बिंदु ए पर माइनस Q आवेश है, अतः माइनस Q आवेश का P पर विभव का मान ऋणात्मक, जबकि बिंदु बी पर धनात्मक आवेश है, अतः इस धनात्मक आवेश का P पर विभव का मान धनात्मक है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करते हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव का मान इन दोनों आवेशों का बिंदु P पर उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव का मान V इक्वल टू V1 प्लस V2 या V इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 होता है, जहां पर V इक्वल टू इसमें से कॉमन लेते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शेष जो राशि बचती है उसको बड़े कोष्टक में लिखते हैं -1/R1 प्लस 1/R2, या इसे आगे हम इस प्रकार से हल करते हैं। परिणामी विभव का मान V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू धनात्मक राशि को पहले लेते हैं 1/R2 माइनस 1/R1, V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका एलसीएम लेते हैं जो हमें R1 R2 प्राप्त होता है। इस तरह यहाँ पे मान आता है R1 माइनस R2, ये हो गया समीकरण 3। यहाँ हमें देख रहे हैं कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी R ज्ञात है, लेकिन -Q एवं +Q से P तक दूरी ज्ञात नहीं है, जो हम मान के चल रहे हैं। R1 R2 ये मानी गई दूरी है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए R1 व R2 का मान R के पदों में ज्ञात करना होगा। R1 R2 का मान R के पदों में ज्ञात करने के लिए इस OP लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हैं तथा बिंदु A से इस पर एक लंब डालते हैं AC। इस तरह ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, और ये कोण 90 डिग्री होगा, जिससे इसके सामने की भुजा AO कर्ण काम करेगी, इससे यहां एक समकोण भी बन जाता है ACO। यहां देखते हैं कि अगर इसकी दूरी, क्योंकि द्विध्रुव AB की भी दूरी 2 दर्शाते हैं, अतः AO के बीच की दूरी A होगी और इसी तरह OB के बीच की दूरी भी A होती है। यदि A का मान R की तुलना में छोटा है तो यहां पर ये AP भुजा का मान लगभग CP के ही बराबर होता है। इसलिए चित्रानुसार भुजा AP ये लगभग CP के होती है, या हमें कह लें कि भुजा CP इक्वल टू AP के क्रॉस होती है। AP इज इक्वल CP भुजा का मान OP और OC के योग के बराबर होता है, अतः इसके स्थान लिख सकते हैं OP प्लस OC। यहाँ भुजा AP का मान R1 है, भुजा OP OCP तक दूरी R लिए हैं, OC का मान हमें ज्ञात करना है,
इस OC का मान ज्ञात करने के लिए इस चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज ACO का सहारा लेते हैं और ज्योमेट्री की सहायता से OC का मान ज्ञात करते हैं। तो चित्रानुसार त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACO से इसमें cos थीटा लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कोण होगा। इस समकोण त्रिभुज ACO में यह कोण 90 डिग्री होगा। कोण C 90 डिग्री है, अतः इसके सामने की भुजा AO ये कोण होगी और OC थीटा के सामने AC लंब OC आधार होगा। तो cos थीटा इक्वल टू होगा OC बाई AO। ये हो जाएगा OC बाई AO की लंबाई A के बराबर है, या यहां से कह सकते हैं कि OC इक्वल टू A cos थीटा। इस तरह R1 का मान होगा R प्लस A cos थीटा। इसको लेते हैं समीकरण 4 के रूप में। पुनः R2 का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु B से इस भुजा OP पर एक लंब डालते हैं जो BD होती है। यहां भी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है BDO, जिसमें कोण D 90 डिग्री होता है और इस 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा OP कोण होती है और इस थीटा के सामने भुजा BD लंब, तो OD यहां पे आधार होगा। यहां बता चुके हैं कि यदि A का मान R की तुलना में छोटा है तो उस स्थिति में भुजा PB का मान इस DP के बराबर होगा। इसलिए चित्रानुसार DP PB ये लगभग बराबर होगा DP के। इस तरह PB इक्वल टू इस DP भुजा का मान ज्ञात करने के लिए OP में से OD को घटा देते हैं और इसके स्थान पर DP के स्थान पर लिखेंगे OP माइनस OD। यहाँ PB का मान R2 लिए हैं और OP का मान R है, अतः R2 इक्वल टू R माइनस OD होगा। अब हमें OD का मान ज्ञात करना है। OD का मान ज्ञात करके यहाँ पे रखते हैं। इसके लिए फिर समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं ज्योमेट्री के अनुसार। समकोण त्रिभुज BDO से इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BDO से cos थीटा इक्वल टू OD बाई OB होता है। OD बाई OB का मान A है, या यहां से कह सकते हैं OD इक्वल टू A cos थीटा। पुनः यहां पे इसका मान रखेंगे तो R2 का मान ज्ञात हो जाएगा R2 इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। इस तरह देखते हैं कि R1 और R2 का मान ज्ञात हो गया है। R1 R2 का मान ज्ञात हो जाने से अब हम R1 माइनस R2 तथा R1 इंटू R2 का मान ज्ञात करते हैं और यह मान ज्ञात करके समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें बिंदु P पर परिणामी मान ज्ञात हो जाता है। इसलिए R1 माइनस R2 इज इक्वल R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। यहाँ R1 और R2 का मान समीकरण 4 और 5 की सहायता से इसमें रखते हैं तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है R1 माइनस R2 इक्वल टू R प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। यहाँ पर माइनस R प्लस R से कैंसिल हो जाता है तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 2A cos थीटा प्राप्त होता है। यह समीकरण 6 होता है। अब हम R1 इंटू R2 का मान प्राप्त करते हैं। R1 इंटू R2 का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 4 व 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए R1 इंटू R2 इज इक्वल R प्लस A cos थीटा इंटू R माइनस A cos थीटा। यहाँ हम देख रहे हैं
कि एक ब्रैकेट में r प्लस ए कोस थीटा और दूसरे में r माइनस ए कोस थीटा है जो वर्गांतर नियम को फॉलो कर रहा है। वर्गांतर नियम अनुसार हमें जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसलिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं r1 इंटू आर टू इज इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ये वर्गांतर नियम से ज्ञात करते हैं। और हमें जानते हैं कि a का मान r से छोटा होता है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव के बीच दूरी कम होती है। तो चूंकि a का मान छोटा है r से, इसलिए a स्क्वायर का मान और भी छोटा होगा r स्क्वायर से। a is less than r, so a square is much less than r square। जब a स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में छोटा है तो इसे नगण्य के रूप में लेते हैं। इस तरह r1 इंटू आर टू इक्वल टू आर स्क्वायर प्राप्त होता है। यह समीकरण 7 के रूप में लेते हैं। अब समीकरण 6 और 7 का मान समीकरण 3 में रखते हैं। इसलिए समीकरण 6 व 7 का मान समीकरण 3 में रखने पर बिंदु P पर परिणामी विभव का मान V इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ R माइनस R2 का मान प्राप्त हुआ है 2a कोस थीटा बाई R1 इंटू R2 का मान R स्क्वायर। इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a कोस थीटा बाई R स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कि Q यह द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान है और 2a इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और हमें यह ज्ञात है, हम यह जानते हैं कि द्विध्रुव में किसी एक आवेश के मान और इन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्योंकि P इक्वल टू Q इंटू 2a, जहाँ P द्विध्रुव आघूर्ण है, अतः Q इंटू 2a की जगह P लिखते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी विभव का मान V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा बाई R स्क्वायर प्राप्त होता है। यह समीकरण 8 है। और यह समीकरण 8 किसी विद्युत ध्रुव के कारण उसके केंद्र से r दूरी पर तथा इसके अक्ष से थीटा कोण पर स्थित बिंदु पर परिणामी विभव का मान प्राप्त होता है। इस समीकरण 8 से यहाँ दो स्थितियां प्राप्त होती हैं, जहां दो स्थितियों में यह बिंदु P अगर द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, जो बिंदु यहाँ r थीटा पे है, अगर यह बिंदु इसके अक्ष पर स्थित हो तो थीटा का मान 0 होगा। अगर यही बिंदु P द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, इसके लंबवत स्थिति में अनुप्रस्थ स्थिति में हो, तो थीटा का मान 90 होगा। इस तरह थीटा के भिन्न भिन्न मानों पर विभव का मान भी भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं और दोनों स्थितियों में हम विभव का मान ज्ञात करते हैं। विशेष स्थितियां पहली स्थिति लेते हैं नंबर 1, जब बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 0। इस समीकरण 8 से देखते हैं कि अगर बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है तो थीटा का मान 0 होगा। इसलिए चूंकि थीटा का मान 0 तो cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। इसलिए द्विध्रुव के अक्ष पर अक्षीय स्थिति पर विभव का मान 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर होगा। दूसरी स्थिति लेते हैं जब द्विध्रुव इसके निरक्ष पर स्थित हो।
नंबर 2, जब द्विध्रुव निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो अर्थात थीटा का मान 90। अगर विद्युत द्विध्रुव इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के सदृश हो अर्थात इसके निरक्ष पर स्थित हो अनुप्रस्थ स्थिति में, तो थीटा का मान 90 होगा। तो थीटा 90 है तो cos 90 = 0। इसलिए समीकरण 8 में ये थीटा का मान 90 रखते हैं, cos 90 का मान 0 होने से नीरज पर विभव का मान 0 होगा। इसलिए समीकरण 8 में थीटा = 90 रखने पर निरक्ष की स्थिति पर, निरक्षी स्थिति पर विभव का मान 0 जाता है। यदि समीकरण 8 में थीटा का मान 90 रखेंगे तो cos 90 मान 0 हो जाने से विभव का मान 0 हो जाता है। इस तरह यह ज्ञात होता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर अथवा उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है, विभव कार्य करता है। जबकि द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु स्थित हो तो निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान 0 होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ ये भी हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान 1/4πε0 q/r होता है। जबकि द्विध्रुव के कारण r दूरी पर स्थित, अक्ष पर r दूरी पर स्थित विभव का मान दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो बिंदु आवेश के कारण इसके समीप r दूरी पर विभव का मान दूरी के विक्रमानुपाती होता है, जबकि द्विध्रुव के कारण विभव का मान दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इस तरह द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना एक ऐसे बिंदु पर ज्ञात करते हैं जो न उसके अक्ष पर स्थित हो और न ही इसके निरक्ष पर स्थित हो, बल्कि वह बिंदु इसके अक्ष से थीटा कोण पर तथा इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित हो, तो उस बिंदु पर विभव का मान समीकरण 8 से ज्ञात होता है।